चलो बच्चे लोग करते करते हम लोग पहुंच गए हैं अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। चलिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से अपने लोग कर लेते हैं फटाफट सारे रिविजन्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले आप आओ, इलस्ट्रेशन 1 बोल के है, ये इंस्टीट्यूट के बुक के पेज नंबर 529 में है सर। 529 में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। देखें सर क्या है। हाँ सर देखिए, बोलता है जीवनदीप लिमिटेड हैज मेड अ राइट इश्यू ऑफ इन 2010। ठीक है, in the offer document to its member it has projected a surplus of 40 crore during the accounting year to be ended 31st March 2012। तो लोग 11-12 में पहले ढिंडोरा पीट दिया कि कम से कम भैया 40 करोड़ का प्रॉफिट आएगा ही। ठीक है, the draft result for the year prepared on the hitherto followed accounting principle and presented for perusal of board of director showed a deficit of 10 crore। और रफ में अकाउंट्स बनाए तो दिखता 10 करोड़ का नुकसान दिखाई दे रहा है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विथ मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड फॉलोइंग। और बोर्ड को चेंज करने बोला। क्या चेंज करने बोला है? बोलता है वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ हिथरटू मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़। इस बार वो लोग अपना पॉलिसी चेंज कर रहा है। बोलता पहले पुराना सिस्टम के हिसाब से वैल्यू करते तो क्लोजिंग स्टॉक आता 30। बोलता अब चेंज करो, इसको वर्क्स कॉस्ट में वैल्यू कर दो, 50 करोड़ में वैल्यू करके दिखाओ। तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपने पढ़ा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके अंदर बोला गया है कि अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो आपको कुछ बात बताना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। नंबर 1, आपने पॉलिसी जो चेंज किया है उसका बताओ। दूसरा, जो पॉलिसी चेंज कर उसमें चेंज क्या कर रहे हैं आप, वो पॉलिसी के बारे में बताओ। और तीसरा पॉइंट है कि आपके प्रॉफिट में क्या असर पड़ेगा इस साल या फिर आने वाले साल में, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है ना। तो मेरा भैया अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा 20 करोड़ से तो प्रॉफिट भी 20 करोड़ से बढ़ेगा। तो भैया वही बात देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में देखो पहला नोट क्या लिख रहे हैं, टिल लास्ट ईयर इट वाज प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट बट ड्यूरिंग द ईयर द सेम वाज वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट। तो क्या चेंज किया पहले ये बता दिया। ड्यू टू दिस चेंज क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 50 करोड़। तो दूसरा बोला कि इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक पे क्या असर पड़ गया। एंड प्रॉफिट वाज इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़ ड्यू टू चेंज ऑफ द मेथड। और इस साल का प्रॉफिट पे असर पड़ेगा ये बता दिया। समझ में आ रहा है, नोट्स अकाउंट्स में ऐसे लिखते हैं सर। उसके बाद बोल रहा है देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस और अकाउंट ऑफ सब्सटैंशियल एडिशन इन ग्रॉस ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन होता था, इस बार से स्ट्रेट लाइन मेथड, तो चेंज इन मेथड हो गया सर। विच हैड बीन हिथरटू एडॉप्टेड। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस द चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एट 27 करोड़ इज लोअर देन अ अमाउंट ऑफ 45 करोड़ होगा, करोड़ which would have been provided had the old method followed by 18 करोड़। अच्छा, ये लोग बोल रहा है पुराना मेथड से डेप्रिसिएशन करता तो 45 करोड़ का डेप्रिसिएशन आता, अब नया मेथड से करेंगे तो 27 करोड़ का डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेप्रिसिएशन 18 करोड़ से कम हो जाएगा। तो लॉजिकली सोचो, खर्चा अगर 18 करोड़ से कम हो जाएगा तो प्रॉफिट 18 करोड़ से बढ़ जाएगा। तो आपको 3 बात बताना पड़ेगा कि आप अपना मेथड WDV से स्ट्रेट लाइन कर रहे हो, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन 45 की जगह 27 हो जाएगा, और तीसरा प्रॉफिट 18 करोड़ से बढ़ जाएगा। तो नोट्स अकाउंट्स में क्या नोट डालना पड़ेगा देखो, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन। तो पहले बोला क्या चेंज हुआ बता दिया। ड्यू टू दिस चेंज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज अंडर चार्ज, दैट इज इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 45 करोड़ इट वाज चार्ज 27। डेप्रिसिएशन कम हो गया, अंडर चार्ज। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस प्रॉफिट कितना से इंक्रीज हो जा रहा है, 18 करोड़। 3 बात बता दो, क्या चेंज कर रहे हो, उसके वजह से कौन सा चीज चेंज हो रहा है, और उसका प्रॉफिट में क्या असर पड़ रहा है। 3 बात बताना पड़ता है। AS1 बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। तीसरा चेंज डायरेक्टर लोग क्या करने बोल रहा है, नॉट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल एक्सपेंस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। टिल लास्ट ईयर प्रोविजन ऑफ 2% ऑन सेल यूज्ड टू बी मेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड द एक्चुअल एक्सपेंस यूज्ड टू बी चार्ज अगेंस्ट, क्या लिखा है, प्रोविजन। बोले पहले पुराना पॉलिसी क्या था, हम लोग हर साल के अपने सामान पे वारंटी देते थे, तो कुछ माल रिपेयर होने के लिए आता ही था, तो हम लोग पहले से प्रोविजन बना लेते थे 2% का सेल पे। बट इस साल से वो प्रोविजन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे,
हो सकता है कि उनका प्रोडक्शन टेक्निक अच्छा हो गया, अब उनका रिप्लेसमेंट ज्यादा नहीं है, खराब होता नहीं है, तो उनको लग रहा है प्रोविजन बनाने का जरूरत ही नहीं है, जब खर्चा होगा तब चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है भैया। द बोर्ड नाउ डिसाइड टू अकाउंट फॉर एक्सपेंस एंड व्हेन एक्चुअली इनकर्ड, वही बोला है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 600 करोड़, तो अगर 600 करोड़ का सेल हुआ है उसका 2%, 6 दूनी 12 करोड़, तो 12 करोड़ का नॉर्मली हम प्रोविजन बनाते, बट इस साल नहीं बनाएंगे तो इस साल का प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़ जाएगा। तो मेथड 1 आपको पहले भैया बताना पड़ेगा कि हमने प्रोविजन बनाना बंद कर दिया, अब एक्चुअल एक्सपेंस चार्ज करेंगे। क्योंकि एक तो रीजन दे देना, शायद हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी अच्छा हो गया, अब माल ज्यादा खराब नहीं होगा, और इसके वजह से क्या होगा, प्रोविजन तो जीरो हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा 12 करोड़ से। तो तीसरा पॉइंट में यही बताना है। देखो ये लोग क्या लिखा है, इट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ कंपनी टू मेक प्रोविजन 2% ऑन सेल फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। ठीक है। इट मे बी अज्यूम दैट as a result of improved techniques and method in production, the possibility of defect became rare. अब उनको लगता कि भैया अब कोई गड़बड़ी होगा ही नहीं माल पे, तो रिपेयर के लिए आएगा ही नहीं, शायद बहुत कम आएगा भी तो। Consequently, the company took decision not to make any provision for after sales expense during warranty period. तो कुछ प्रोविजन ही बनाएंगे। As a result, the profit will increase by कितना है, 12 करोड़, ये दिखा दिया। और फिर यहां बोला है प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन इन्वेस्टमेंट विच फॉल हैज टेकन प्लेस 5 साल में 10 करोड़ का। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट में दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कॉस्ट पे वैल्यू होता है, किंतु अगर कोई परमानेंट फॉल है तो उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। पहले से लोग कोई प्रोविजन बनाया नहीं, इस साल वो लोग प्रोविजन बनाएगा 10 करोड़ का, अगर प्रोविजन बनाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक तो पॉइंट ये लिख के दिखाना पड़ेगा, as a result of permanent fall in the value of investment which took place over 5 years, the company decided to make provision to the extent of कितना बोला है, 10 करोड़। Due to this effect, profit 10 करोड़ से कम जाएगा, reduced by 10 करोड़। बोलिए सर, यहां तक समझ में आया सर? तो ये एक तो आता है सर AS1 से इस तरह का क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का है सर, ये करके जरूर जाना। इसके अलावा एक काम करो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोल के है, ये देख लो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पेज 530 में है। ये क्या है, देखो क्या बोला, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, जिससे एक बार सुना हुआ रहेगा तो अपने में भी लिख सकते हो। शॉर्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट द रेलेवेंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज AS1। बोला AS1 को एकदम शॉर्ट में बताओ। तो क्या क्या पॉइंट बताना है, देखो। एज पर AS1 द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड in preparation and presentation of financial statement should be disclosed। तो AS1 बोलता है जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हो जो कि सिग्निफिकेंट है आपके लिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, करेंगे। सेकेंड, द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज सच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉर्मली बी डिस्क्लोज इन वन प्लेस। और जो भी आपका अकाउंटिंग पॉलिसी सबको एक जगह लिखो। एक जगह कहां लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, वही बोल रहा है। Any change in accounting policy which has a material effect in current period or which is reasonably expected to have a material effect in later period should be disclosed. In the case of change in accounting policy which has a material effect in current period, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. And where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact should be disclosed, indicated। तो फिर वही पॉइंट बोला जो अभी इलस्ट्रेशन 1 में करके है, बोलता अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो और वो अपने को फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा, मटेरियली इफेक्ट करेगा, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1 कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया, पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, दोनों आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, आपको करंट ईयर या आने वाले साल में इफेक्ट करना है, तो वो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। और दूसरा बात, जो आप डिस्क्लोज करोगे उसके वजह से क्या चेंज हो रहा है फिगर्स में, वो बताना पड़ेगा। और आपको ये अमाउंट में क्वांटिफाई करके बताना चाहिए कि आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। और बोल रहा है कि प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा ये क्वांटिफाई करना संभव नहीं है, तो इट्स ओके, किंतु इतना तो जरूर बता देना कि भैया आपने अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है। और फिर बोल रहा है, इन द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption going concern consistency accrual are followed in financial statement, specific disclosure is not required
इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट फॉलोड द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। AS1 बोलता है कि 3 तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको ढिंडोरा पीटने का जरूरत नहीं कि आप फॉलो कर रहे हो। किंतु फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में से कोई भी एक एजम्पशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर देके बताना पड़ेगा कि आप फॉलो नहीं कर रहे। बोलो समझ में आया? तो फिर चलो अगले क्वेश्चन में चलो, ठीक है। चलो सर, अब आगे बढ़ते बढ़ते AS2 में आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंटरीज। उसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं एक बार, जो कि आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर 533 में मिलेगा। क्या बोल रहा है देखो, फ्लो डू यू डील विद, फ्लो लिखे, हाउ वुड यू डील होगा यार, बोलता है फ्लो। ओ बाबा, हाउ डू यू डील विद फॉलोइंग, ठीक है। ऑन 31/3/12 ईयर का एंड है, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गौरव लिमिटेड इंक्लूड्स, हाँ क्या है, 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 10 ईच करके 1 लाख का कॉस्ट है, बट द करेंट मार्केट प्राइस कितना है, 90 है। तो भैया सुनो ना, क्लोजिंग स्टॉक के लिए AS2 बोलता है, वैल्यूएशन रूल है, क्लोजिंग स्टॉक शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो लोअर कौन सा इन दोनों में, 90,000, तो 90,000 में वैल्यू करना चाहिए। यानी ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाना चाहिए, 90, 1 लाख नहीं, 90 एज पर AS2। देखते हैं क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इन द प्रेजेंट केस कॉस्ट कितना है, 1 लाख है, एंड NRV कितना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 90, देयरफॉर इन्वेंट्रीज विल बी वैल्यूड एट कितना, 90,000। क्यों, AS2 बोल रहा है। समझ में आ गया होगा सर। चलो अगला एक और इलस्ट्रेशन 6 ये भी देख लेते हैं, ये भी सेम पेज नंबर में 533। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय P लिमिटेड, ascertain द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होना चाहिए, यही पूछ रहे हैं। बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन स्टॉक अमाउंटेड 60,000। बोला कॉस्ट प्राइस कितने का बोल रहा है भैया, 60,000। फिर बोलता है being obsolete it can be used for production purpose after incurring 10,000 for modification। बोल रहा है इसको मॉडिफाई करके 10,000 खर्चा करके इसको प्रोडक्शन पर्पस में यूज किया जा सकता है, ठीक है, 10,000 खर्चा करना पड़ेगा। फिर बोलता है द सेम कुड बी यूज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, द परचेज प्राइस ऑफ द सेम अमाउंट्स टू 40,000। और बोलता है इसको हम बाई प्रोडक्ट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, और बाई प्रोडक्ट के हिसाब से यूज करने जाएंगे उसके बाद तो 40,000 रुपया पड़ेगा। तो भैया मतलब अगर बाई प्रोडक्ट है तो इसको बेचेंगे तो 40,000 मिलेगा, और ये तभी हो पाएगा जब इसके ऊपर 10,000 का खर्चा कर पाएंगे। तो भैया सेल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू से एस्टिमेटेड एक्सपेंस माइनस किया तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इस एसेट का, इस स्टॉक का कितना है, 30,000। कॉस्ट प्राइस 60 है, NRV 30, विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है, 30 में वैल्यू करना चाहिए। देखो ये लोग क्या लिखे पढ़ते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 40 माइनस 10 30 है। हाँ ठीक है, 40 में बेच सकेंगे बाई प्रोडक्ट को, और 10,000 खर्चा लगेगा बेचने से पहले, 30 है। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, हेंस 30,000 शुड बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट, क्योंकि लोअर यही है तो इसी को लेके जाओ। देखो समझ में आया तो फिर अगला सम देखो, एक बार पढ़ लो खुद से, अगर जरूरत पड़े तो पॉज करके यहां पर। मैं तब तक अगले में चलता हूं सर, एक काम करते हैं, हाँ चलो एक और दिखा देता हूं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, और ये इंस्टीट्यूट के बुक में है, पेज नंबर 535। देखते हैं क्या बोल रहा है। सोनार भंडार, ओहो, डील्स इन ओल्ड कलर टीवी, कलर टीवी में बेचता खरीदता है। इट हैज 4 टीवी, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो, 4 तरह का टीवी बेचता है। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। भाई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, मतलब ओनिडा का टीवी बेचता है, फिलिप्स का है, ईसी का है और सोनी का है। हर एक टीवी का आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशन, तो ये सब आपका खर्चा दे दिया, और उसके बाद आपको NRV दे दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दे दिया। तो सच्ची में कॉस्ट प्राइस अगर पता करना है तो एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जो भी खर्चा होता है ऐड हो जाता है, मतलब इसका कॉस्ट 13,000 होगा। देखो ना कॉस्ट प्राइस यहां लिखा है सोल्यूशन में 13,000, इसका कॉस्ट 22 है, देखो 22,
इसका कॉस्ट 40 होना चाहिए, देखो 40, इसका कॉस्ट कितना है 50। एनआरवी आपको दे दिया है तो एनआरवी बैठा लो, और स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो देखो इसमें लोअर 13 है, 22 और इसमें 30 में लोअर 22 है, 40 36 में 36 है, और 50 और 55 में 50 है। अब इन सबको जोड़ लो, जोड़ने से आपको मिल जाएगा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। मतलब अगर आपको अलग अलग आइटम पता है तो आइटम बाय आइटम चेक करना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, आइटम बाय आइटम चेक करना चाहिए। अगर टोटल में पता है तो टोटल में करोगा, टोटल की जगह अगर आइटम बाय आइटम पता है तो आइटम बाय आइटम चेक करना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। समझ आया? चलो अगला में चलो सर, यहां तक हो गया तो अगला में अब आ जाओ। अगले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 17 है सर, ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, पेज नंबर 543। ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक सम है, वो लॉस वाला। देखो क्या है, ऑन 31/12/12 विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर 85 लाख। तो बिल्डिंग बना के देगा, 85 लाख अपने को रेवेन्यू मिलेगा। एक साल बाद ऑन 30, एक साल नहीं सॉरी 3 महीना बाद ही 31/3/13 कंपनी फाउंड इट हैज ऑलरेडी स्पेंड 6499 ऑन कंस्ट्रक्शन। इतना रुपया ऑलरेडी खर्चा कर दिया सचमुच में। प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 32,01,000। ये लोग बोल रहा है हम लोग 64,99 तो खर्चा कर ही दिए हैं, और एस्टिमेट कर रहा है कि आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में इतना रुपया और खर्चा हो जाएगा। तो भाई साहब टोटल क्या खर्चा हो जाएगा बोलते हो, 6499 प्लस 32,1 97 लाख का खर्चा हो जाएगा टोटल कंप्लीट करते करते। किंतु भैया मिलेगा तो सिर्फ 85 लाख ही, तो 97 में 85 भी मिल पाएगा तो बाकी 12 लाख का लॉस हो जाएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी मोमेंट में आपको लगे कि आपका जो खर्चा है वो ज्यादा हो जा रहा है रेवेन्यू से, मतलब अगर लॉस आएगा तो उस लॉस का प्रोविजन तुरंत बना लो उसी दिन, जिस दिन पता चल रहा है। तो भैया देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एडिशनल प्रोविजन, मैं बोलूंगा 12 लाख का बनाना पड़ेगा, विच मस्ट बी मेड इन फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड इतना। तो देखो ये प्रोविजन लिखा है, तुम प्रोविजन पढ़ लेना, वही दिखाया। देखो टोटल खर्चा 97 किंतु रेवेन्यू तो 85 आएगा, तो लॉस कितने का है 12 लाख का। हुआ नहीं है, होगा, दिखाई दे रहा है हमको पहले से, एंटीसिपेटेड लॉस है। तो भैया बोल रहा है thus as per A7 whole amount of anticipated loss should be recognized and to be adjusted accordingly against the profit of current year। मतलब पूरा 12 लाख का प्रोविजन बना के रख लो सर, 12 लाख का प्रोविजन बना लो सर। समझ आया सर? हो गया तो अलग में जाओ, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लॉस अगर दिखाई दे तो पूरा प्रोविजन बन जाना चाहिए। A7 बोला, हम नहीं बोल रहे। समझ में आओ तो अगले में चलो सर। चलिए सर अब अगला इलस्ट्रेशन 19 में चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको अच्छे से देखना। ये इलस्ट्रेशन 19 तो है और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पेज नंबर 544 में है। क्या बोल रहा है देखो, अज्यूम अ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट लिए 10 लाख का, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे 10 लाख मिल जाएगा। 3 years टू कंप्लीट 3 साल लगेगा कंप्लीट होने में। एंड इनकर्स अ टोटल कॉस्ट 810, सचमुच में 8-10 का खर्चा हुआ है, ठीक है। बोलता है द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू कंस्ट्रक्शन। क्या डेटा बोल रहा है देखो, 3 साल का क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, मतलब पहले साल में बोल रहा है 3 लाख खर्चा हो गया, दूसरे साल तक टोटल 720 खर्चा हो गया। टोटल नहीं समझा, 3 लाख से 720 मतलब दूसरे साल में 420 खर्चा हुआ है, और थर्ड ईयर में आता है 810 खर्चा हो गया, मतलब 810 और 720 मतलब तीसरे साल 90,000 का और खर्चा हुआ है। क्यूमुलेटिव फिगर दिया है, ठीक है, हमको इंडिविजुअली चाहिए भी नहीं। आगे क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा ईयर एंड में, मतलब ईयर 1 में खड़ा होकर बोलता है 3 लाख का काम तुम कर दिए, 6 लाख रुपया और खर्चा करेंगे तब काम खत्म होगा। ईयर 2 में 720 का जब काम हो गया तो उस वक्त एस्टिमेट किया तो पता चला 80 का और काम करेगा तो काम खत्म होगा। ईयर 3 में तो काम खत्म ही हो गया तो कोई एस्टिमेशन का जरूरत ही नहीं है। प्रोग्रेसिव बिल मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने का बिल ये लोग बनाया, 2 लाख 740 60,000 ये बताया, सामने वाले को बिल बना के दिया इतने रुपए का दो। पहले साल 2 लाख मांगा, फिर 740 मांगा, फिर बाकी 60 लास्ट में मांग ले, टोटल 10 लाख है। और कितना रुपए का कलेक्शन आया
पैसा मिला वो आपको पता चल गया। क्वेश्चन है द फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग व्यू रिक्वायरमेंट ऑफ AS7। सीधा बात है, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे हर साल ये बताओ। तो देखो 3 साल का 3 कॉलम पहले बना लो आप, फिर बना लिया। देखो क्या लिखा है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अग्रीड, कॉन्ट्रैक्ट में कितना बात की है, 10 लाख रुपया मिलेगा। तो ईयर 1 में भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 है, ईयर 2 में वही है, ईयर 3 में वही है। हम लोग बोले कोई वेरिएशन नहीं हुआ, क्योंकि एस्केलेशन वगैरह होता तो जुड़ जाता, वो सब कुछ नहीं है। तो अपना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो 10 लाख का ही है सर। अब पहले ईयर 1 में ध्यान देते हैं। ईयर 1 में एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है, 3 लाख। तो मैंने लिखा अभी तक खर्चा हुआ है 3 लाख का। आगे हमको लगता इसको कंप्लीट करने में 6 लाख और होगा, तो वही बोला और खर्चा लगेगा 6 लाख रुपए का। तो टोटल इसको करने में मेरा आज हिसाब लग रहा है कि 9 लाख का खर्चा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में, और 10 लाख रुपया सेल प्राइस मिलेगा। 10 में से 9 खर्चा हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना आएगा टोटल, 1 लाख। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे तो 1 लाख का प्रॉफिट है। तो पूरा 1 लाख आज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ले, नहीं, पहले पता करो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हम लोग बोल रहे हैं, ध्यान से समझो कैसे बोल रहे हैं। टोटल कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, आपको पता हो एक्चुअल जितना खर्चा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा जो लगेगा इनटू 100। तो एक्चुअल आज तक खर्चा हो गया 3 लाख, टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितना है 9 लाख, परसेंटेज किया तो अभी तक 33 काम हुआ है। हाँ भैया, तो रेवेन्यू कैसे निकले, देखो नीचे किया होगा ये लोग। हाँ देखो टोटल सेल वैल्यू 10 लाख है, ईयर 1 में 33 काम हुआ है, वही रिकॉग्नाइज करेंगे। ये लोग ठीक से लिखा नहीं है, ये 33 है। तो ये करने से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा 3,33,333। एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा 3 लाख, तो इस साल प्रॉफिट कितना कंसीडर हो जाएगा 33,333। तो लिखा रिकॉग्नाइज्ड इन करेंट ईयर कितना है 33,333। शॉर्टकट भी मार सकते थे, कैसे, 1 लाख का प्रॉफिट है, उसका 33 333 आएगा, हो गया। अब ईयर 2 में चले गए। ईयर 2 में देखो यहां बोला था एक्चुअली में खर्चा 720 हो गया और फर्दर 80 लगेगा। मैंने लिखा 720 हो गया, 80 और लगेगा, तो टोटल खर्चा 8 लाख में काम हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में पता चल रहा है 10 लाख रेवेन्यू मिलेगा, 8 लाख खर्चा होगा, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना हो गया, मैंने 720 का काम कर लिया आउट ऑफ टोटल 8 लाख, यानी 90% काम हो गया। तो सेकेंड ईयर तक 90% काम हो गया, तो सेकेंड ईयर तक टोटल रेवेन्यू का 90% रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो मैं आया सेकेंड ईयर में, तो 10 लाख का 90%, तो 90% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। अब कॉस्ट कितना खर्चा हो गया सेकेंड ईयर तक, टोटल 720। डिफरेंस 180, मतलब 180 प्रॉफिट, 180 तक का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो जाना सेकेंड ईयर तक। 180 में से पिछले साल ही 33,333 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो गया, तो बैलेंस प्रॉफिट इस साल रिकॉग्नाइज होगा, माइनस करके निकाल लो। नहीं समझा बात, अरे भाई 180 में से 33,333 माइनस कर लो, तो इतना प्रॉफिट करंट ईयर में रिकॉग्नाइज होगा। हो गया सर। और क्या बोला है सर, तीसरे साल चलो, तीसरे साल देखो सेल वैल्यू तो 10 लाख ही है, एक्चुअल खर्चा 8-10 हो गया, देखो यहां दिया ही था 8-10, फर्दर तो कोई एक्सपेंस का बात है ही नहीं, 8-10 हो गया, फर्दर नहीं है, टोटल खर्चा 8-10। तो प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है एक्चुअली 10 लाख माइनस 8-10, 190 का प्रॉफिट दिखाई देने लग गया। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% हो गया सर, पूरा 100% काम हो गया। तो अब थर्ड ईयर में जब आएंगे तो 10 लाख का 100% यानी 10 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए इस साल के एंड तक, जिसमें खर्चा कितना हुआ है 8-10, यानी टोटल प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करना है 190। पर पिछले साल तक 180 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो गया, तो थर्ड ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है 10,000 प्रॉफिट इस साल रिकॉग्नाइज करना है। हो गया सर, खत्म। क्या बात है, देखो चलो फिर अगला समय, चलो हो गया, बस खत्म होने वाला है, बस बस सर बस। आपने बहुत हिम्मत बांध के मेरे साथ बैठे हो सर। सर हो जाएगा सर, हो गया, बस अगला सम देखो सर। चलो एक आखिरी करवा देते हैं सर, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन है ना AS9, उससे है इलस्ट्रेशन नंबर 21 मिलेगा इंस्टीट्यूट के बुक में, ये पेज नंबर 548 है। तो पहुंचो वहां तक और आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा देखना है 21। तो मैं देख रहा हूं, X Limited has recognized 10 lakh on accrual basis from dividend on
units of mutual fund of face value 50 lakh by it at the end of financial year 31st March. बोलता है ये लोग 10 लाख का इनकम अक्रूअल बेसिस में रिकॉग्नाइज किया. डिविडेंड इनकम. Dividend on mutual fund was declared 20% on 15 जुलाई. जुलाई 2013 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है. द डिविडेंड वॉज प्रपोज्ड ऑन 10th अप्रैल बाय डिक्लेयरिंग कंपनी. वेदर ट्रीटमेंट रेलिवेंट है क्या? AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है डिविडेंड आप तब इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश. जिस दिन डिविडेंड प्रपोज होता है उस दिन राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं होता है. जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है कंपनी से उस दिन राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है. तो भाई साहब मेरे को यह समझ में आ रहा है कि इसका डिक्लेरेशन हुआ है 15 जुलाई 2013 और मेरा अकाउंट्स में मैं यहां खड़ा हूं भैया 31 मार्च को. 31 मार्च तक राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया था? नहीं. तो ये डिविडेंड जो ये लोग 10 लाख रिकॉग्नाइज कर रहा है ये बिल्कुल गलत है. ये AS9 का उल्लंघन है. प्रपोजल के बेसिस में करना नहीं चलेगा. पढ़ते हैं. AS9 डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L until right to receive payment is established. यहां कीवर्ड है. वो लोग जो आंसर चेक करेगा ना वो ये फ्रेज देखेगा आपने लिखा है कि नहीं लिखा है. ये जरूर लिखना है. In the present case, dividend was proposed on 10th April, but the scheme declare कब हुआ? 15 जुलाई. Thus, it is quite clear that right to receive payment is established on 15 जुलाई. तो 15 जुलाई को इनकम रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 31st को नहीं. तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय X must be recognized by X for the year ended 31st March 14. हाँ अगले साल में आएगा ना. 13 में रिकॉग्नाइज नहीं करने चाहिए. तो 13 में रिकॉग्नाइज करके बैठा है. अगले साल रिकॉग्नाइज होना चाहिए. वही बोल रहा है. तो इट मस्ट बी मेंशन हियर दैट रिकॉग्निशन ऑफ 10 लाख अंडर अक्रूवल बेसिस 12-13 इज नॉट एज पर AS9. वही तो मैं चिल्ला रहा था. AS9 के साथ नहीं है. खत्म सर.